नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का सबसे बड़ा शो सीधी बात। आज सीधी बात में बात करेंगे हर उस मुद्दे की जिससे आपको सरोकार है और पूछते हैं हर वो सवाल जिसका जवाब जानना देश के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखिए, वंदे मातरम या सियासी नैरेटिव, इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। जिस तरीके से वंदे मातरम पर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है, आज सवाल सिर्फ वंदे मातरम का नहीं है। आज सवाल है कि क्या भारत की राजनीति अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, सेना, संविधान और आजादी जैसे राष्ट्रीय प्रतीक भी राजनीति लड़ाई के हथियार बनते नजर आ रहे हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पहली बार पूरा वंदे मातरम गूंजा, लेकिन इसी दिन कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आता है। बीजेपी आरोप लगाती है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाए जाने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस कहती है कि यह झूठ है। सोनिया गांधी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी। सवाल है कि सच क्या है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अब राजनीति इतनी आक्रामक हो चुकी है कि हर राष्ट्रीय प्रतीक को अपने अपने चश्मे से देखने जाने वाले लगे हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह से दूर रहे। कांग्रेस इसे सम्मान और प्रोटोकॉल का मुद्दा बता रही है, बीजेपी इसे राष्ट्रीय पर्व का बहिष्कार बता रही है। यानी एक तरफ लाल किला, दूसरी तरफ वंदे मातरम, और बीच में खड़ी है भारतीय राजनीति। कभी वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का नारा था, आज वही वंदे मातरम बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। तो क्या देशभक्ति अब भावना नहीं, राजनीतिक पहचान बनती जा रही है? क्या राष्ट्रवाद अब विचार नहीं, चुनावी रणनीति बन चुका है? क्या राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान होना चाहिए था या फिर उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम राष्ट्र को राजनीति से ऊपर रख पा रहे हैं या राजनीति राष्ट्र के प्रतीकों से भी ऊपर होती जा रही है? इन्हीं सवालों पर होगी आज सीधी बात। आखिर वंदे मातरम पर विवाद क्यों? क्या बीजेपी सही सवाल उठा रही है या कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर घेरने की कोशिश की जा रही है? और क्या राष्ट्रीय प्रतीकों पर बढ़ती सियासत देश को जोड़ रही है या बांट रही है? कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। और यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। आज कांग्रेस नेतृत्व ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसे संपूर्ण वंदे मातरम से कितनी बेचैनी है। यह सिर्फ प्रोटोकॉल का सवाल नहीं, यह देश के सम्मान का सवाल है। कांग्रेस ने अपनी ओछी और तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में आज राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। पूरे देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जब राष्ट्रगीत गाया जा रहा हो तब हर भारतीय से अपेक्षा होती है कि वो पूरे सम्मान और अनुशासन के साथ खड़ा रहे। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में आज जब वंदे मातरम के मूल स्वरूप को गाया जा रहा था, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने खत्म कर दिया था, हटा दिया था, उसके गाने पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी स्पष्ट रूप से असहज दिख रहे थे। आपस में वंदे मातरम को खत्म करने के लिए हिलजुल करते नजर आए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज यहाँ इंदिरा भवन में
पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं। लेकिन कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर वंदे मातरम का रेंडिशन चल रहा था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इतना गुस्सा हो गए पूरे वंदे मातरम को सुनते हुए कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की तरफ देखा और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वंदे मातरम को रोकने का प्रयास किया। तो देखिए, वंदे मातरम पर बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और देखिए सवालों का भी दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच आपके समक्ष मैं तमाम सुलगते सवाल भी रख देना चाहती हूं जिस पर आज हम सीधी बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक सवाल आपको दिखाती हूं। सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का लगातार दूसरे साल लाल किले के समारोह से दूर रहना क्या लोकतांत्रिक विरोध है या फिर राजनीतिक संदेश? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही उठता है क्योंकि पिछले 2 साल से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां मौजूद नहीं रहते हैं। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी राष्ट्रगीत के सम्मान का मुद्दा उठा रही है या फिर कांग्रेस को राष्ट्रवाद के मोर्चे पर घेरने की रणनीति बना रही है? क्योंकि देखिए 2027 का चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में तमाम रणनीतियों पर काम कर रही है बीजेपी और ये उस रणनीति के तहत आता है। तीसरा, आखिर स्वतंत्रता दिवस के दिन चर्चा देश की उपलब्धियों पर होनी चाहिए थी या फिर वंदे मातरम पर? आज देखिए स्वतंत्रता दिवस है और ऐसे में हमारी उपलब्धियों के बारे में जानकारी जो देशवासियों को है वो देनी चाहिए थी, ना कि वंदे मातरम या फिर तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा। क्या वंदे मातरम अब राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कम और राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा ज्यादा बनता जा रहा है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से इसमें धार्मिक उन्माद जैसी चीजें सामने आती हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बात करेंगे इतिहास की तो 1937 जाना पड़ जाएगा। पांचवा सवाल क्या है कि क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा अब विकास, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भारी पड़ रहा है? क्योंकि देखिए देश में कई सारे मुद्दे हैं, 2027 का चुनाव अब बेहद नजदीक है और मुद्दे बेरोजगारी के होने चाहिए थे, साथ ही साथ छात्रों की शिक्षा पर होनी चाहिए थी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम के ऊपर। चर्चा किस पे हो रही है? वंदे मातरम के ऊपर। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर ये बहस इतना तेज क्यों होता जा रहा है? क्योंकि देखिए आखिर क्या वंदे मातरम अब राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कम और राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा ज्यादा बनता जा रहा है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के जहन में उठ रही हैं। आपको हम बता दें कि इस पर कांग्रेस अब लगातार जवाब देती नजर आ रही है और इसी चर्चा पर आज हम बात करेंगे। तो देखिए हमारे साथ तपोश पाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ आदेश भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस से और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी तपोश पाल जी से। देखिए जिस तरीके से आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस है आज और आज हमें तमाम उन उपलब्धियों के बारे में बात करनी चाहिए थी कि जो भारत किस तरीके से जो विकास है उसके लिए आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज हम वंदे मातरम पर बात कर रहे हैं। इस पर आप बताइएगा कि आखिर बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा क्यों उठा रही है इसको लेकर? तपोश जी, आपकी आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही, प्लीज अनम्यूट कर लें। जी अभी आ रही है? जी जी जी। सबसे पहले आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की आपको और आपके दर्शकों को और पैनलिस्ट को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरियाली तीज भी है, उसकी भी शुभकामनाएं और अरविंदो जी की आज जयंती है, उनको भी कोटि कोटि नमन। और सावन माह चल रहा है, उसकी भी जो है शुभकामनाएं। देखिए जो आज का मुद्दा है वो आपने अभी कहा कि क्यों उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये पहली स्वतंत्रता जो दिवस है वो इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये पहली बार वंदे मातरम को पूरा गाया गया इस स्वतंत्रता जो दिवस है उसमें, और 80 साल लग गए उसमें।
और आपको मैं एक चीज बता दूं कि देखिए, वंदे मातरम जिसे गाते हुए लाखों लोगों ने लाठी गोलियां खाई, हजारों लोग फांसी के फंदे पर झूल गए, और जी। कांग्रेस की की सुविधा और सत्ता की लोलुपता ने इसे राष्ट्रीय तुष्टीकरण के हत्थे चढ़ गई, और कट्टरपंथी ताकतों के सामने उन्होंने अपना मत्था टेक दिया और इसको एक चौथाई कर दिया, और उसके बाद इसको कभी अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं गाया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ही संकल्प था कि उन्होंने इसको पूरी तरीके से गाने के लिए संकल्प लिया, और ये बिल पारित हुआ। इस बिल का भी कांग्रेस ने विरोध किया था, और आज ये अपने स्वरूप में पहली बार, ये एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस है जिसमें कि पहली बार इसको पूरे स्वरूप में गाया गया। और ये जब पूरे स्वरूप में, ये तो मैंडेटरी है इस समय कि आप उसको जो है पूरे स्वरूप में गाना पड़ेगा, जैसे राष्ट्रीय गान है वो उतना ही सम्मान राष्ट्रीय गीत को भी मिलना है। तो लेकिन जब ये कांग्रेस मुख्यालय में आज गाया जा रहा था तो उन लोग असहज हो गए, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और इसकी तिलमिलाहट। नहीं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस की तरफ से सफाई आ चुकी है इस पर? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि जी। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल जो 2026 वो जब पारित किया गया, तो वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन ये बराबर कानूनी संरक्षण उसे मिला, जिसका कि वो विरोध भी कर रहे थे। तो इसमें क्या है, इसमें बाधा डालने पर, सजा करने पर, और सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जिस समय ये विडंबना और पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टि देखने को मिलता है जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत के समय में राहुल गांधी, खड़गे और सोनिया गांधी जी बातचीत करते हुए नजर आए, मतलब उसको आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आए, कुछ अरेंजमेंट करते हुए बात कर रहे थे, और उसको डेरिग्रेट किया आपने उस समय, जिस समय ये गाना 2 स्टैंजा तक, दो छंदों तक वो बिल्कुल से अच्छी मुद्रा में खड़े थे, लेकिन फिर असहज होके उसका सम्मान घटाने की पूरी कोशिश की। एक चीज और बता दूं मैं, 3 मिनट 10 सेकंड का ये पूरा गाना है जी जी, और 1 मिनट 5 सेकंड जो है ये गाया जा चुका था, 2 मिनट 5 सेकंड की और बची हुई, 2 मिनट शेष रह गए थे वंदे मातरम की जो छंद हैं वो पूरे होने में, लेकिन यहाँ पर उनको पूरा ना करने के बजाय जिस तरीके से रिस्पेक्ट हम राष्ट्रगान को देते हैं, शायद हर एक सिटीजन वही उम्मीद करता है कि राष्ट्रगीत को भी मिले। और देखिए, क्या जो 1937 में राष्ट्रगीत में 2 जो अंतरे हैं उसको गाने की अनुमति दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो क्या अब उसी पारंपरिक तौर को अपनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा? क्योंकि अब कानून में तो आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर दूसरे छंद के बाद आपत्ति जताई जा रही है तो ये बड़ा सवाल उठता है। मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, आपको, वो पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को, देशवासियों को बधाई देता हूं आज के पूर्ण दिन की। जो है आपका सवाल, उसका जवाब भी आपने अपने उसमें दे दिया था, और कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयराम रमेश जी ने बता दिया है कि क्या वो कारण था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चश्मा एक अलग तरह का है, जिसमें उनको जो है ना, जो दिखना चाहिए वो दिखता ही नहीं है। जो वो देखना चाहते हैं, जो लोगों को बरगलाने का काम करना चाहते हैं, वो उनकी मानसिकता है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, और वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जब ये नारे लगाए जाते थे, गीत गुनगुनाए जाते थे, उस वक्त इनको गाने की सजा मिलती थी, इनकी कीमत चुकानी पड़ती थी। आजादी से पहले हम उन लोगों में से जिन्होंने इनकी कीमतें चुकाई। भारतीय जनता उस वक्त अंग्रेजों के लिए माफीनामे लिखती थी, और 1-2 दिन पूर्व ही जो है राहुल गांधी जी के ऊपर जो सावरकर जी का केस था, जिसमें उन्होंने कहा कि माफीनामे 6 लिखे थे, वो 10 पाए गए जो है उनके पौत्र ने। तो मैं किसी को अपमानित करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, लेकिन ये कोर्ट का वर्डिक्ट है, मैं सबका आदर करता हूं, लेकिन 10 माफीनामे लिखे थे। आज वो हमारे ऊपर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम देश हैं कि नहीं है, हम वंदे मातरम गाना चाहते हैं कि नहीं गाना चाहते हैं। आपको मालूम है
कि माननीय खड़गे साहब की उम्र 80 साल से ज्यादा है जी। और सोनिया बगल में खड़ी थी और तेज थी, तो सोनिया जी को लगा कि वो असहज हैं, उनको कुर्सी पे बैठा देते हैं। उन्होंने कुर्सी के लिए इशारा किया और खड़गे मना किया, और वो जो है तो वो जो वाक्य है वो आपके सामने आ गया है। ठीक है, ठीक तो है। इसलिए इस पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप उनकी उम्र का हवाला दे रहे हैं, हमारे पास एक और फुटेज है जो इस राष्ट्रगीत के बाद की फुटेज है, और सोनिया गांधी राहुल गांधी जी से बात करते हैं और वहां पर तब भी वो खड़े रहते हैं, राष्ट्रगीत के बाद भी वो खड़े रहते हैं। तब उनको ये ख्याल नहीं आया कि वो खड़े हैं, वो बुजुर्ग हैं, उनको बैठने के लिए कुर्सी मिलनी चाहिए थी। और दूसरी चीज, जिस तरीके के आप तर्क दे रहे हैं और सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि जयराम रमेश ने एक स्पष्टीकरण दिया है जिसमें वो कह रहे हैं तमाम बातें जो अभी आपने कहा, लेकिन वहीं आप ही के पार्टी के जो सदस्य हैं पवन खेड़ा, वो कहते हुए नजर आते हैं कि 1937 में जिस तरीके से परंपरा बनाई गई थी, जो निर्णय नेहरू जी ने लिया था, उसी पर कांग्रेस कायम है। तो क्या वही परंपरा मतलब कानून के आने के बावजूद वही मानी जाएगी? क्योंकि आप ही के पार्टी के दो अलग सदस्य अलग अलग बातें करते हुए नजर आते हैं। हम इस संविधान पे विश्वास करते हैं, भारत की पार्लियामेंट का सम्मान करते हैं। भारत के पार्लियामेंट में किसी भी तरह की आलोचना, विवेचना, तमाम चीजों की वहां पे छूट है, वो सब चीजें की जाएंगी, लेकिन जो वहां पे सर्वसम्मति से पास हो जाएगा वो देश का कानून होगा और सबको मानना पड़ेगा। तो वो हम उसमें विश्वास रखते हैं। ये डराने का काम करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर 40 से ज्यादा FIR दर्ज कर रखी हैं। उनकी मेंबरशिप की बात कर रहे हैं तो वंदे मातरम में तो आप कानून का हिस्सा है, आप उसको क्यों नहीं पालन करने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं कि ठीक है हम इसको मानेंगे, फिर आप 1937 वाली बात भी कर रहे हैं, उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी उनको कुर्सी दिलाने के लिए कह रही थी। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि क्या 2 मिनट का वेट नहीं किया जा सकता था? 2 छंद पूरे हो चुके थे, आखिर उनको 2 छंद पूरे होने के बाद ही क्यों याद आया कि यहाँ पर उनको कुर्सी चाहिए थी? अगर सम्मान की बात आती है तो हम वहां पर भी थोड़ा 2 मिनट का इंतजार कर सकते थे, क्योंकि तस्वीरें इसके बाद की भी हैं, वो कंटिन्यू हो रही हैं, जिसमें वो पोडियम को स्टेज से नीचे उतारा जाता है, तब भी वो खड़े हैं। और सोनिया गांधी जहां पर अभी खड़ी हैं, जिस तस्वीर में देखने को मिल रही हैं, वो दूसरी तरफ जाती हैं और राहुल गांधी जी से बात कर रही होती है। तो क्या उस समय उनको ख्याल नहीं आया कुर्सी का? जी मनीषा जी, सोनिया गांधी जी चाहती थी, उन्होंने उनको देखा, उनके साथ खड़ी हुई थी, तो वो खिलाना चाहती थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो कुछ अनकंफर्ट है, सहज नहीं है। लेकिन ये साहस है कि 80 साल की उम्र के बावजूद उन्होंने कुर्सी को तो मना किया जी, उन्होंने, और वो खड़े रहे। तो ये खूबसूरती है कांग्रेस के लोगों की जो है। लेकिन अगर साथ में मैं और आप भी खड़े हो और मुझे मेरे माँ बाप या किसी बुजुर्ग को मेरे साथ में खड़ा हो और लगे कि शायद वो कंफर्ट नहीं है, तो मेरी ड्यूटी होती है कि मैं उनका आदर करूं, उनका सम्मान करूं, उनको कंफर्ट दूं। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं इस बात पर। तो फिर पवन खेड़ा की बात पर हम क्या कहें? पवन खेड़ा जो कह रहे हैं तो बिल्कुल इसके इतर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चश्मा है उसमें ना गरीबी दिखती है, ना बेरोजगारी दिखती है, ना किसान दिखते हैं, ना मजदूर, ना छात्र। आदेश जी, इसी चश्मे से 2 लेंस क्यों है? एक चश्मे में 2 लेंस कैसे लग सकते हैं? ये दिख रहे ना, कहाँ कौन कह रहा है कि देश में महंगाई है? कौन कह रहा है देश में गरीबी है? कौन कह रहा है 80 करोड़ लोग देश में अपने बच्चों के लिए खाना तक ठीक से मुहैया नहीं करा सकते? ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। डॉलर रुपया डायलिसिस पे चला गया। जब 57 रुपए था तो डायलिसिस पे था, आज 96-97 रुपए का हो गया तो डायलिसिस पे नहीं है। बाजार में तो 102 रुपए का बिक रहा है। तो ये इनको दिखता नहीं है। आप तो अच्छी पत्रकार हैं, आपका प्रेस्टिजियस चैनल है, माफ करना, मैं बड़े अदब के साथ ये जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग सरकार का भोंपू बन गया है। जो सरकार छिपाती है वो पत्रकारों को है। आप कम से कम बधाई के देखिए, नहीं, देखिए, सवाल अगर ये हो जाता है ना कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूं, मैंने वही सवाल जो है तपोष जी पाल जी से भी किया था, मैंने उनसे भी यही पूछा कि आज मुद्दा
देश के विकास का होना चाहिए था। जिस तरीके से आपने वंदे मातरम का जो मुद्दा है छेड़ दिया है, वो होना नहीं चाहिए था। ये सेम सवाल मैंने बीजेपी से भी किया था कि आज ये मुद्दा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं तो उसके ऊपर मैं आपसे जवाब मांग रही हूं। मैंने बिल्कुल आपको स्पष्ट कहा कि जब वंदे मातरम गाने पे आज तो कोई सजा नहीं है, सम्मान की बात है। जब सजा मिलती ना, हम तब गाते थे। जो है जब इंकलाब जिंदाबाद के ऊपर जेल जाना पड़ता था, लाठियां खानी पड़ती थी, सजाएं भुगतनी पड़ती थी, हम तब इसको गाते थे मनीषा जी। और ये हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात। और हम ही नहीं गाते थे, देश के लाखों लोग गाते थे, सिर्फ आरएसएस के लोग नहीं गाते थे। आरएसएस के अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेज हमारी मुखबरी करते थे और हमें जेल भिजवा। सामने छोड़ो, कट्टरवादियों के सामने घुटने टेक दिया और आधी का 2 लाइनें गाते थे, क्योंकि आपको डर लगता था, उन कट्टरवादियों से डर लगता था आपको। आप कोई लाठी उठी नहीं खाए, आपको वोट बैंक के चलते आपने जो है घुटने टेक दिए, आपने अपनी पूरी नपुंसकता दिखा दी वहां पे, और आपने ये माना कि हमसे जो है वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाएगा। आज 80 साल लग गए वंदे मातरम को पूरा गाने में। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप सोचिए इस बात की कि 80 साल तक वंदे मातरम, जिसको कि पहले अधिवेशन में 14-15 अगस्त 1947 को की रात में स्वतंत्र भारत में का जो पहला गीत गाया गया था, वो वंदे मातरम गाया गया था, और उस समय जनगणमन जो है वो नहीं था। और आप देखिए कि किस तरीके से इसको 2 लाइनों में सीमित कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि इनके मुसलमान साथियों को पसंद नहीं था, सिर्फ इसलिए। आदेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, तापोश जी को अपनी बात क्लियर करने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे क्लियर स्टेटमेंट लूंगी, क्योंकि आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है बीच में। तापोश जी, आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। आदेश जी, अब आप बात कर सकते हैं। ये मुखोटेबाज लोग हैं, ये रोज मुखोटे बदलते हैं, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। माफ करना, बड़े दुख के साथ कहना पड़ा। तापोश जी, आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। तापोश जी प्लीज, तापोश जी। एक प्राइवेट चैनल में उन्होंने फोन पे ये बोला है कि हाँ, मैं वहां पे खड़ा था और सोनिया गांधी जी को इसमें दिक्कतें थी, तो इसलिए उन्होंने जो है ऑब्जेक्शन किया था कि पूरा क्यों बजा रहे हो। तब उनसे कहा गया कि कानून बन चुका है, पूरा बजाना पड़ेगा। ये मनोज कुमार आपके सांसद है सासाराम से, बिहार से, आप पूछ लीजिए उनसे फोन करके। उन्होंने एक प्राइवेट न्यूज चैनल में जो है इसके लिए हामी भरी है, आप हमसे पूछ रहे। और आपके इरफान मसूद, वो खुद कहते हैं कि हम जान लगा देंगे, हम जो है वंदे मातरम को पूरा नहीं गाने देंगे। ये आप जो है, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, कहाँ गिरे हुए हैं आप इस लेवल तक चले गए हैं कि वोट बैंक के लिए आपने देश बेच दिया, देश का बंटवारा कर दिया, यहाँ के लोगों का बंटवारा कर दिया, यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड बना दिया आपने। और किस तरीके से कल जो है राहुल गांधी अभी 2 दिन पहले जो है डर्टी, डिस्गस्टिंग और वल्गर बिहेवियर दिखा रहे थे स्टेज पे प्रधानमंत्री जी के लिए। और एक बात बताइए, राहुल गांधी एज पर प्रोटोकॉल, राहुल गांधी नेता विपक्ष है लोकसभा के, खड़गे जी है नेता विपक्ष राज्यसभा के, वो जिससे सारा पैसा, ठीक है, पहले में मंदिर को, ठीक है। तापोश जी, आपका स्टेटमेंट हो चुका है, ठीक है। आदेश जी, अब आप जवाब दें, उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार जी के पास चलूंगी। 2-3 व्यक्तियों की बपोती बन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे रईस पार्टी बन जाएगी। ये लुटेरों के हाथ में देश आ गया है, ये लूटने लग रहे हैं, ये गरीब को और गरीब, अमीर को और गरीब का अमीर कर रहे हैं। ये 2-4 लोगों के लिए देश चला रहे हैं। ये हर नीति में गरीब का भला बताते हैं, गरीब को कुछ मिलता नहीं है। आदेश जी चुपचाप सुन रहे थे, प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे आग्रह है, प्लीज इनको पूरा करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। तापोश जी प्लीज, आदेश जी आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करें। फालतू की बातें कर रहे, बेरोजगारी 1 करोड़ से ज्यादा पाने वाले, नहीं, मैं आऊंगी, आप उसके बाद जो कमेंट है, ज्यादा पाने वाले लोगों की सैलरी, वो उनकी संख्या बढ़ी है, वो इनकम टैक्स रिटर्न में सामने आए। आपके समय में कितने लोग 1 करोड़ कमाते थे, बताइए। मनीषा जी फालतू की बातें करें, बेरोजगारी, एक रटाया कैसेट चलाने की आपको आदत पड़ गई है। आपके समय में गरीब ही था हमेशा। तो राजीव गांधी कह रहे गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी कह रहे गरीबी हटाओ, नेहरू कह रहे गरीबी हटाओ, आज तक हटी क्यों नहीं? क्यों इस देश में जो है गरीबी पड़ी? संपत्ति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बन गई है। इनके 12-12 मंजिले टावर बन जा रहे हैं,
12-12 मंजिले, पूरे देश के अंदर 1500 से ज्यादा ऑफिस बन जाते हैं, आम आदमी का रोटी का गुजारा नहीं हो रहा, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे रईस पार्टी बन जाती है। 12-12 मंजिले टावर बन जा रहे हैं कॉर्पोरेट की तरह जो है, और कोई ऑडिट नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, कोई पूछे तो वो चोर, वो देशभक्त, ये देशभक्त, वो चोर, वो देशद्रोही, जो इस सरकार से सवाल कर ले वही देशद्रोही। ये तो राहुल गांधी को साहस दिया है कि प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के बात सवाल पूछने का साहस अगर राहुल गांधी में है, वो गरीब की बात, कमजोर की बात, किसान की बात रखता है। इसीलिए ना प्रधानमंत्री हाउस में आते हैं, ना गृह मंत्री हाउस में आते हैं, पूरा का पूरा सेशन निकल जाता है और पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में होते हैं। लेकिन जिस हाउस में जवाबदेही है, जहां देश को आके जवाब देना है, उस हाउस में नहीं आएंगे, उस हाउस से बाहर रहेंगे। मतलब ये अलग तरह का एक नाटकबाज लोगों के हाथ में देश आ गया है। इसलिए मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हमारे बाप दादा अनपढ़ थे तो पढ़े लिखों को चुना था। आज कहीं गलती होगी कि पढ़े लिखों ने अनपढ़ लोगों को चुन लिया, माफ करना। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जवान देश हो गया है, इसी कारण से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, इसी कारण से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, इसी कारण से सबसे ठीक है। तमाम सोनिया गांधी ने माफी मांगा है कि हमने जो डिग्री लिखा था ऑक्सफोर्ड से पास किए हैं, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, हमने गलत इंफॉर्मेशन दिया है। कौन से पढ़े लिखों की आप बात कर रहे हैं? सोनिया गांधी ऐसी व्यक्ति हैं जो आज वंदे मातरम का विरोध कर रही थी। सोनिया गांधी ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने तरुण तेजपाल, जो कि रेपिस्ट है, उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा था वीरप्पा मोइली को, उस समय के कानून मंत्री को, कि इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बलात्कारी के साथ सोनिया गांधी का क्या संपर्क है? और खुद की डिग्री गलत लिखती हैं, उसके बाद कहती हैं कि ये टाइपो मिस्टेक है। आप बता दीजिए, डिग्री बता दीजिए। आप जो कह रहे हैं पढ़े लिखों को सिलेक्ट किया गया, कांग्रेसी के नेताओं की डिग्री बता दीजिए। चलिए, जवाहरलाल नेहरू कहां से पढ़े थे बताइए, डिग्री बताइए उनकी। इंदिरा गांधी कहां से पढ़ी थी? ये राजीव गांधी कहां से पढ़े थे? डिग्री कंप्लीट कर पाए थे? और राहुल गांधी कितना पढ़े हैं बता दीजिए। आदेश जी देखिए, दोनों अरे चोर है सब, एक लाइन से चोर है, चोरी में पढ़े लिखे हैं ये। ठीक है, ठीक है। आज का डिस्कशन खैर वंदे मातरम पर है, प्लीज आप एजुकेशन पर ना जाए। ठीक है, ठीक है। शर्म नहीं आती आपको? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर इंदुकांत जी के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदुकांत जी देखिए, जिस तरीके से आदेश जी मैं आपके पास आऊंगी। आदेश जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड की मोहलत दे दीजिए, मैं इंदुकांत जी से उनका स्टेटमेंट ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है? इंदुकांत जी देखिए, जिस तरीके से आज वंदे मातरम का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं देखिए इसको राष्ट्रवाद का एक राजनीति देखने को मिल रही है। इस पर किस तरीके से देख रहे हैं? एक राजनीतिक नैरेटिव बनता नजर आ रहा है। जी, वंदे मातरम, स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं मनीषा जी, और हमारे को पैनलिस्ट को भी बहुत शुभकामनाएं। देश को आज़ाद हुए आज 79 वर्ष हो गए और आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है, और उस अवसर पर इस ढंग की बात स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली प्रमुख पार्टी कांग्रेस हेडक्वार्टर से आती है, तो ये निश्चित तौर पे बहुत चिंताजनक और पूरे देश को शर्मसार करने वाली बात है। मैं मानता हूं कि जो भी घटनाक्रम हुआ मनीषा जी, उसको सहज दिल से स्वीकार करना चाहिए, उसमें इफ एंड बट करने की आवश्यकता नहीं है, और इससे सबक लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी हाईकमान को भी कि आगे से कार्यक्रम में चीजें क्या करनी है, कैसे करनी है, इसकी रूपरेखा जैसे प्रधानमंत्री का होता है कार्यक्रम का, किसी कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, डिफेंस का होता है, वो पहले तय हो जाती है, पूरे प्रोटोकॉल में आ जाता है कि ये चीज इतने मिनट का होगा, इतने सेकंड का होगा, तो सब चीजें साफ होती हैं। और मैं तपोष पाल जी से सहमत हूं कि निश्चित तौर पे जो वीडियो देखेंगे, और आपने भी कहा कार्यक्रम में जब वंदे मातरम का गायन हो रहा था उस समय, उसके पहले का और बाद का भी, तो जो सफाई जयराम जी दे रहे हैं वो सफाई तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल और उचित नहीं लगता है, वो तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बहानेबाजी लगती है, और इससे मुद्दे को और गर्म करने का लोगों को मौका मिलता है। जो आपने कोट किया खेड़ा साहब को, खेड़ा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, वो ये स्टैंड ले सकते थे कि जो कि कांग्रेस के ही अधिवेशन में 1937 में यह तय हो गया था, और जो उन्होंने दावा भी किया है
कि सरदार पटेल और तमाम बड़े नेताओं की उपस्थिति में तय हुआ था, और कोट करते हैं वो लोग स्वयं कि टैगोर साहब ने कहा था कि इसके पहले 2 पैराग्राफ का उपयोग करिए। हम उस पर कायम हैं और हम उसका ही गायन करने की बात करते हैं। लेकिन चूंकि लीगल पोजीशन हो गई तो हम लोगों ने गाया, क्योंकि ये कुर्सी लेने देने की बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट तौर पे बहानेबाजी दिख रही है। अदरवाइज ये बात अभी तक आप ये देखिए कि ये विवाद किस रूप में आया है और जिसको लेकर ये घटनाक्रम पूरा है, उसमें आप देख लीजिए स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई भी अभी इस पर बयान नहीं आया है। वो चिंतन चल रहा होगा निश्चित तौर पे। अदरवाइज ये स्वाभाविक प्रक्रिया अगर होती कि हम थक गए हैं या उनके थकने की चिंता, जैसा आदेश जी कह रहे थे कि सोनिया जी कर रही थी, तो वो सारी बातें अभी तक उनका भी बयान कांग्रेस जारी करवा दी होती। लेकिन इसका देखने की तैयारी चल रही होगी निश्चित तौर पे कि कहीं कहीं इसका कोई और फुटेज तो नहीं है, कहीं कोई वायस तो नहीं है, या इससे तो बचा जा आपके हिसाब सकता है से, क्या? दुकान जी देखिए, आपसे ये सवाल रहेगा कि क्या बीजेपी सही सवाल उठा रही है या फिर कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर घेरने की ये कोशिश हो रही है? क्योंकि देखिए इस मुद्दे को टाला भी जा सकता था लेकिन टाला नहीं गया है, क्योंकि आज हमें बात करनी चाहिए थी विकास के बारे में, तमाम उन मुद्दों के बारे में जो इस वक्त जनता जूझ रही है। बजाय इसके कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई है। क्या ऐसा हो रहा है? मनीषा जी देखिए, इसका अवसर तो कांग्रेस लीडरशिप खुद देती है। इसमें 2 बातें हैं। मेरा ये मानना है कि जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं वो राष्ट्रीय दिवस राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय अस्मिता को पहले याद करने के होते हैं। अदरवाइज रोजगार, बेरोजगारी, हमारे खाने पीने की कमियां, हमारी गरीबी, हमारे युवाओं की स्थिति, इस पे तो हमारे पास बात करने के लिए 363 दिन है। 363। देखिए हमारे जो 2 राष्ट्रीय ओकेजन है मेन, एक गणतंत्र दिवस, एक स्वतंत्रता दिवस, इन पे अपनी कोई नीतिगत चीजें अगर बड़े फैसले होते हैं तो लाल किले से घोषणा की जाती है और राष्ट्र के नाम संबोधन में चीजें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आपके यहाँ ये एक तुलना की गई स्क्रिप्ट में मैं देख रहा था कि क्या आज बेरोजगारी की बात नहीं होनी चाहिए थी, उसको दबाने के लिए हो रहा है, या ये डाइवर्ट करने का डाइवर्जनरी एक्ट है? बिल्कुल नहीं। ये ध्यान रखिए कि जो राष्ट्र की अस्मिता की चीजें हैं, देश की आजादी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनकी तुलना इन चीजों से डे टू डे की समस्याओं से कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर देश है तो ये समस्याओं की बात है। देश नहीं हो, आजादी न हो, हमारी अस्मिता खत्म हो जाए तो इसका क्या मतलब है? मैं आपको 4 पंक्तियों का उदाहरण देता हूं वंदे मातरम से, जिसका कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए वैसे तो इसमें स्टैंजा कई हैं, लेकिन 4 पंक्तियां देखिए जिसके गायन को रोक दिया था तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने, और वो आज भी गाने पर जो आपत्ति बीजेपी कर रही अगर है सच्ची बात, तो देखिए वो 4 पंक्तियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। अब आप ये बताइए कि इसकी तुलना या इसका कि ये डाइवर्जनरी एक्ट है ये गाना, क्यों नहीं इसमें रोजगार की बात की जाए, क्यों नहीं गरीबी की बात की जाए? ये बिल्कुल नहीं है मनीषा जी। अच्छा, मनीषा जी यही कांग्रेस पार्टी एक अंतरा सुनाया मुझे, एक अंतरा आपने सुनाया, मैं भी आपको कुछ सुनाना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए पहले 2 छंदों में भारत की खूबसूरती की बात हो रही है, नदियों की बात हो रही है, हरियाली की बात हो रही है, खेत की खलियानी की बात हो रही है, और इस पर कोई आपत्ति किसी को भी नहीं है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो। लेकिन बात अगर करूं मैं 1937 की, जब नेहरू जी एक कमेटी के अध्यक्ष थे और जब उनकी बात हुई तो मुस्लिम लीग ने यह प्रश्न उठाया था कि ये 2 स्टैंजास के बाद या तो 2 छंदों के बाद भगवान माता दुर्गा का उल्लेख होता है, माता सरस्वती का उल्लेख होता है, जिसमें मुस्लिम्स में जो है वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। तो क्या यहाँ पर उनका जो प्रश्न था कि उसको ना गाया जाए उनकी तरफ से, और इसीलिए ये एक बीच का रास्ता निकाला गया था कि 2 छंदों को ही गाया जाएगा ताकि किसी की भी जो गरिमा है उसको ठेस ना पहुंचे। इस पर आप क्या कहेंगे? मनीषा जी ये बात अब पास्ट हो गई। जब देश की पार्लियामेंट में
150 वर्ष होने पे वंदे भारत के बहस चल रही थी, तो कांग्रेस की लीडरशिप और विपक्ष के तमाम नेताओं ने कहा कि अगर आपको लगता है कि पूरा गाया जाना चाहिए तो आप एक्ट लेके आइए और हम इसका पालन करेंगे। और बड़ी अच्छी बात की थी कांग्रेस की लीडरशिप ने। अब ये सरकार एक्ट लेके आ गई, एक्ट पारित हो गया, तो आप इस पे अगर बहस करेंगे तो ये पार्लियामेंट की अवमानना होगी। और मैं ये मानता हूं कि जब एक बार पार्लियामेंट में बहस के बाद, ठीक कर रहे थे आदेश जी, ये पारित हो गया तो ये भावनाओं की बात अब अतीत की बात हो गई। अब ये देश में पारित हो गया कि इसका पूरा गायन होगा। इसलिए सवाल है कि जब ये बात पार्लियामेंट ने पारित कर दिया तो हम आप इस पे बहस करने वाले कौन होते हैं? और ये कोर्ट में भी मामला नहीं टिका, कोई ले भी नहीं गया। ऐसे में कांग्रेस इसीलिए कह रही है कि हमने पूरा गायन किया। भाजपा का सवाल है कि बीच में सवाल जवाब या इसको रोकने की कोशिश क्यों की गई, इसका जवाब उचित नहीं आया है। पार्लियामेंट में पारित होने के बाद अब ये पूरा स्वीकार्य है। ये कितना उचित है अनुचित है ये चर्चा हम इस टीवी चैनल पर कुल मिलाकर या किसी भी के फोरम आपका में ये नहीं कर कहना है सकते। कि जयराम रमेश ने जो स्पष्टीकरण किया है वो बिल्कुल सुनने लायक नहीं है या फिर मानने लायक नहीं है। बात करेंगे तर्कसंगत नहीं है। जी जी ठीक है। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, उनसे हम बात करेंगे। वो कुछ कहना चाह रहे थे आपसे, हम आपकी टिप्पणी सुनना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताइएगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले 2 सालों से लाल किला का रुख नहीं करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? निशा जी, एक तो हम जो है उसी टाइम पे हमारे राष्ट्रीय सम्मान के मुद्दे पर इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष बात खत्म हो जाती है मनीषा जी। वहां पे जैसे पिछली बार आरोप लगा था कि राहुल गांधी जी को बैठने की सीट पीछे की पंक्ति में दी गई थी। आप इस राहुल गांधी, इसीलिए मैंने कहा पुरानी कि ये तस्वीरें चीज हैं। देश देख रहा है। ये चीज देखिए मनीषा जी, देश देख रहा है। अगर उसका तर्कसंगत जवाब सरकार के पास नहीं होगा, अनुचित होगा, तो उसका परिणाम दुष्परिणाम देश की सरकार को भुगतना और पड़ेगा। शायद उसी से आहत होकर के राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आदेश जी से जानना चाहूंगी कि आखिर रीजन क्या है, कौन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, राहुल गांधी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं मनीषा जी, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि जिसके जो कोई प्रोटोकॉल ऐसा हो कि उसका वायलेशन हो रहा है। कोई ऐसा प्रोटोकॉल राहुल गांधी जी वहां जाएं और दूसरे लोग जाएं। नहीं, प्रोटोकॉल वाली बात नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष या फिर हम कह लें कि जिस तरीके से हैं और वहां पर ध्वजारोहण के समय मौजूद होना चाहिए। मनीषा जी, ये कैमरे की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम दिल से राजनीति, हम स्वतंत्रता दिवस का सम्मान करते हैं। अपने कांग्रेस के कार्यालय में उसी समय कार्यक्रम था जिसकी आप ये विवेचना कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिसके विषय में हम वो कार्यक्रम वहां पे था। यहाँ कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल है नहीं। ये चौथी नहीं दीक्षित जी, 10वीं रो में भी जब हम जाएंगे तो 10वीं रो में भी बैठेंगे। हमने तो कोई परवाह नहीं कि हमारे तो नेता ने राष्ट्रपति का पद ठुकरा दिया। तो इससे 2 साल पहले से वो जाते थे, फिर 2 साल बाद ये मुद्दा बन गया जिस पर राहुल गांधी ने खुद कहा था कि मैं आहत हुआ हूं। फिर आप कह रहे हैं कि अगर 9वें पंक्ति में बैठेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। दोहरी नीति क्यों? मनीषा जी, ये ऐसी सरकार है, इस सरकार का ये कैरेक्टर है, इस सरकार का ऐसा वर्किंग है कि ईडी सीबीआई के डर से 240 की जगह कहीं ना कहीं 350 तक ले जाना चाहती है। ये इसका वर्किंग है, काम करने का तरीका है। बात कर रही हूँ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुपस्थिति की, प्लीज आप उस पर बात कीजिए। जिनको बेईमान और भ्रष्ट बताते हैं वही वहां जाके तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये राहुल गांधी को डरा नहीं सकते। मैंने आपको बताया 40 से ज्यादा उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। उसका संसद ही छीन लेते हैं, उसका घर छीन लेते हैं, उसको परवाह नहीं। अनुपस्थिति से क्या लेना देना है? आदेश देशभक्त, उसको चौथी रो में बैठा हो, छठी में बैठा हो, 10वीं में बैठा हो, उसकी नाक से खून निकला था अभी, लेकिन उसने कहा कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, और ज्यादा निकल जाए क्या फर्क पड़ता है, मैं छात्रों की लड़ाई लड़ रहा हूं। वो नहीं कहता कि मेरी माँ को किसी ने अपशब्द कहा। बहुत लोग कहते हैं, मैं दुख के साथ कहना पड़ता है, किसी की माँ के लिए भी नहीं कहनी चाहिए। लेकिन जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के निवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनका लहू वहां गिरा था।
लेकिन उसने अपने लहू की बात एक बारी नहीं की। मैं आज कह रहा हूं, हो सकता है मुझे भी डांट पड़े, लेकिन कांग्रेस ने तो लहू से देश को सींचा है। वो लहू जाने के बावजूद एक बार जो लहू पे बात नहीं करी, उसने नहीं कहा कि मेरा एक बूंद खून गिरा वहां पे जो है। और वहां से मुझे भी गर्व है कि मैं भी छत्रसाल स्टेडियम में, उसी स्टेडियम में उनके साथ बंद हुआ था जहां राहुल गांधी बंद हुए थे, अखिलेश भी और हमारे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो हमें अपने खून की चिंता नहीं है, हमने तो खून से देश को सींचा है। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मेरे शरीर के एक एक बूंद इस देश की, मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखेगा। ये साहस कांग्रेस के अंदर है। ये कोई माँ की गाली बताते हैं, कोई दूसरी गाली बताते हैं और इमोशनली कार्ड खेल के लोगों को बरगलाते हैं। ये ऐसे थोड़ी देश चलता है, लेकिन चल रहा है जो भी है। इसीलिए 5 गुना कर्जा ज्यादा हो गया देश के ऊपर, इसीलिए बेरोजगारी हो रही है, क्योंकि काम तो करना नहीं, इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करना है। और हम भावनात्मक भी लोग हैं, हम भावनात्मक लोग भारत के जो ठीक है। जो इंदुकांत जी ने कहा था, आप उसका जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो कुल मिलाकर के जो जयराम रमेश जी हैं, उनका जो स्पष्टीकरण था वो निराधार बताया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी मैं सुन नहीं पाया, माफ करना। जिस तरीके से इंदुकांत जी ने कहा कि जयराम रमेश जी ने जो स्पष्टीकरण दिया था आज के मुद्दे पर, आज की तस्वीरों पर, वो निराधार है, क्योंकि जिस तरीके से तथ्यों को अगर हम मैप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कुर्सी का मुद्दा तो था ही नहीं। मनीषा जी, इंदू जी का अपना कहना है, लेकिन वास्तविकता ये कि ये किसी का सम्मान नहीं करते। यहाँ पे हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, शब्दों की तो बहुत बड़ी बात है। अभी देश में मर्यादाएं खत्म हो गई है। ये स्वतंत्रता सेनानियों ने तय किया था वंदे मातरम, लेकिन इनको उनकी करे हुए कामों से गलत लगता था। इन्होंने मान लिया, हमने मान लिया, क्या जब देश का कानून बन गया। लेकिन ये किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, ये उनकी हर करी हुई चीज को गलत बताएंगे। ये 52 साल तक उन्होंने झंडा नहीं लहराया, तिरंगा झंडे का अपमान किया, तो हम इनसे उम्मीद करेंगे ये उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेंगे। ये तो मजबूरी है कि महात्मा गांधी जी के हर जगह पे जाके उनके चित्र को नमन करना पड़ता है। ये गोडसे के विचार, ये गांधी थोड़ी है, ये तो गोडसे की विचारधारा है। और गोडसे की विचारधारा के लोग, मतलब मजबूरी है कि पूरा देश महात्मा गांधी को मानता है, पूरा देश उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलता है, ये छात्रों के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। इसीलिए उनका आंदोलन कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाब हुआ, लेकिन अभी भी कामयाबी मिली नहीं है। सरकार कानून पास हुआ है, वो सिर्फ सजा का हुआ, सजा बढ़ाई है। पेपर लीक कोई होगा उसके अंदर कोई चर्चा नहीं है। पहले सजा थी इतने साल की, अब सजा बढ़ा दी इतने साल की। अच्छा, पेपर लीक की बात कर रहे हैं तो झारखंड की बात कर लीजिए। झारखंड में तो आपका रुख जो है बिल्कुल बेरुखा था, भागे पड़े हो वहां से। झारखंड में आपकी उपस्थिति क्यों नहीं थी? नहीं, गूंजी नहीं सुनाई दे रही है वहां पे राहुल गांधी को। नहीं, तापस जी मैं आ रही हूँ आपके पास, आऊंगी जी। वहां सरकार ने 4 मंत्री और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति की कमेटी बनाई, उस कमेटी ने 4 दौर की बातचीत की है। राहुल गांधी अपना लहू बहाने के लिए दिल्ली तो पहुंचे थे, लेकिन झारखंड क्यों नहीं पहुंचे? पार्टी के लोग वहां पे जंतर मंतर की तरह करना चाहते थे, वो अपने एजेंडे में कामयाब नहीं हो पाए। वहां पे भी तो सेना को पैलेट गन लेते हुए जाते देखा गया है, आरएएफ को। वो तो शुक्र है कि वहां की सरकार समझदार थी, वहां की पुलिस समझदार थी, वो बच्चों के संवेदनशीलता को मानती। इसीलिए उन बच्चों के साथ भी लाठीचार्ज किया गया। चलेंगे तपोष जी के पास। तपोष जी, इसकी क्या ठीक है, किसने जवाब मिलेंगे जो है। ठीक है तपोष जी, एक क्लिप के माध्यम से क्या आप कांग्रेस के राष्ट्रवाद या फिर उनकी देशभक्ति को आप कैसे जज कर सकते हैं? जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, एक क्लिप का माध्यम से आप इस तरह से नहीं कर सकते। क्या सही है ऐसा करना? सबसे पहले तो मैं जवाब देता हूं, दोनों ही जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो इंदुकांत जी से एक प्रश्न पूछा था कि मुसलमानों को वहां पे जो है दुर्गा और अन्य देवियों के नाम थे, तो इसके कारण देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको। 1905 में जब वंदे मातरम 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, और बंगाल का विभाजन करने के बाद ये वंदे मातरम था जो कि पूरे बंगाल को जोड़ दिया था।
उसके बाद से ही अंग्रेज और मुसलमान दोनों इससे डरते थे। क्यों? क्योंकि इससे हिंदू यूनाइट हुए थे। और उसके बाद अगर आपको याद होगा, जिन्ना ने 1937 में स्टेटमेंट दिया था कि इट्स अ राइम ऑफ अ हेट, मतलब ये घृणा का गीत है। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, उसको कस्टमाइज करके केवल 2 लाइन गाना शुरू कर दिया, 2 छंद उसके। और ठीक है भाई, आप उस समय चलिए जिन्ना थे, उसके प्रेशर में आपने किया, लेकिन बाद में तो देश का विभाजन हो गया, वो जिन्ना तो चले गए उधर, आपको पूरा गाना चाहिए था, आपने फिर भी नहीं पूरा गाया। क्यों? मुस्लिम तुष्टीकरण, आपको मुसलमानों के वोट चाहिए थे। अगर हम पूरा गाएंगे, और आपको बता दूं 2 छंद आज तक मुसलमान नेताओं ने नहीं गाया और इनके खुद के नेताओं ने नहीं गाया। इसके लिए कुछ किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। आज 80 साल, 80वीं 79 ईयर्स कंप्लीट हुआ है और 80वीं में हम गए हैं। उस दिन ये वंदे मातरम पूरा गाया जा रहा है और इसके लिए ये तुरंत घुमा देंगे कि भाई रोजगार नहीं है तो ये नहीं होगा। रोजगार नहीं है, अभी इनकम टैक्स का डेटा आप उठा के देख लीजिए, रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख अभी कंप्लीट हुई है। 1 करोड़ पाने वाले सैलरी, साल में 1 करोड़ रुपए पाने वाले सैलरियों जो जिन्होंने रिटर्न भरा है उसकी संख्या लाखों में पहुंची है। कौन इसको कर रहा है? बेरोजगार कर रहे हैं क्या? इनकम टैक्स रिटर्न कौन फाइल करता है? आपके समय में तो सारे के सारे ब्लैक मार्केट्स थे, कोई इनकम टैक्स ही नहीं फाइल करता था। और आप बता दीजिए आंकड़ा कि उस समय 1 करोड़ की सैलरी किसे मिलती थी आम बच्चों को। और 3 लाख से ऊपर जो है स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ गई है, उसमें से 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है। कितने आपके समय में थे? और तो और टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, जितने विदेशी ब्रांड के आप व्हीकल ले लीजिए, सबके एसयूवी ने जो बिक्री है रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार। कौन खरीद रहा है? पकोड़े बेचने वाले खरीद रहे हैं। ठीक है। क्या मतलब ऐसे लोग खरीद रहे हैं? इस देश के जो इकोनॉमी है उसको मोदी जी ने 10वें स्थान से, आपके समय में 10वें स्थान पे हुआ करती थी और इस समय 3रे स्थान पे है। कैसे बने हैं? ये मोदी जी का एफर्ट है, मोदी जी के कारण। इसीलिए तो एक आदमी आपके साथ नहीं उतरता है, इसीलिए आपके एक बात कोई नहीं सुनता। ईपीएफओ का डेटा उठा के देख लीजिए, 17 से 20 लाख ईपीएफओ को कभी भी नौकरी लगती है तो सबसे पहले पीएफ अकाउंट खुलता है। हर महीने 17 से 20 लाख उसका आंकड़ा है। आप उठा के देखिए तो वो उठा के बोल देंगे वोट चोरी हो रहा। 10 आदमी आपके साथ नहीं खड़ा होता है, वो उठा के बोल देंगे बेरोजगार। ठीक है, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। आप लेके आए थे, फालतू के गालियां पक रहे हैं, उससे जो है वो युवा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एथलीट जिसके साथ जो कि देश के लिए मेडल लेके आए थे, युवा को वो रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने यूनिकॉर्न बना दिया यहाँ बैठे बैठे। युवा को वो रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 1 करोड़ की सैलरी लेके दिखाते हैं। ठीक है, इंदु गांधी से करूंगी, उनसे मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लूं क्योंकि अब वक्त की थोड़ी सी कमी है। उनसे मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लेकर के इस डिबेट को यहीं पे विराम दूंगी। मनीषा जी देखिए, मैं मानता हूं कि देश के आन बान शान से जुड़ी हुई किसी चीज पे कभी विवाद नहीं होने देना चाहिए, इसका ध्यान सभी को। और अभी कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश की आज़ादी की पूरी लड़ाई लड़ी, तो उनको इससे बचना चाहिए, ये सबके हित में है। लेकिन 2 बातें याद दिलाऊंगा कांग्रेस की लीडरशिप को, वो ध्यान रखें तो पता चलेगा कि कितने दोहरे तरह के चरित्र में हम जी रहे हैं। एक, जब ये जंतर मंतर के जिस आंदोलन को लेकर पूरा लोकसभा का सत्र, संसद का सत्र नहीं चलने दिया गया, उस आंदोलन को शुरू में कांग्रेस ने इंडोर्स नहीं किया, उनके मंच पे कोई नेता नहीं गया, मना किया राहुल गांधी जी ने। उन्होंने सेपरेटली उनके समर्थन में अंत में जब वो सफल हुआ उनकी दृष्टि में, तो वो प्रधानमंत्री के आवास पे गए, इंडोर्स नहीं किया। और दूसरा, आपने सही सवाल उठाया कि झारखंड में जो आंदोलन हुआ उसमें कल मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, चूंकि हमारे उसमें भी है उनका कनेक्टेड, तो कि क्या कांग्रेस ये कितना, झारखंड कितना सुंदर है, कितनी अच्छी प्रकृति है, जहां पे बच्चे भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनका दर्द छोड़कर वो झारखंड कितना सुंदर, उसका वीडियो उन्होंने जारी किया। कितना दोहरा चरित्र है और कांग्रेस चुप है। और इसी तरह से एक सवाल आपने पूछा था, अंतिम बात, कि क्या इतनी छोटी बात पे राजनीति होनी चाहिए? हाँ, राजनीति तो सभी कर रहे हैं। आप देखिए राज्यसभा में अंतिम दिन सत्र के मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सबसे बड़ा मुद्दा नीट और सब छोड़कर क्या उठाया कि मैं जात की बात नहीं करता, लेकिन हमको दलित मान करके, मैं उत्तराखंड में गया था, वहां पे धोया गया, यज्ञ किया गया, इस पे कितना विवाद हुआ। क्या ये मुद्दा विवाद का था? इस पर एक्शन लेने के लिए कहना चाहिए था और सरकार ने कहा कि एक्शन लेंगे, फिर भी विवाद हुआ, तो उसका जवाब समझिए बीजेपी का। तो ये चीजें मैं मानता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल है,
जो संवैधानिक है, देश की अस्मिता से जुड़ी है, ठीक है, उस पर ठीक है, विवाद ठीक है। में करके आदेश जी का मैं सॉल्यूशन 5 की ओर सेकंड जाना का वो चाहिए, रिप्लाई देश को लूंगी आगे बढ़ाने की बात। क्योंकि काफी समय से वो वेट कर रहे हैं। आदेश जी 5 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करें। बस मनीषा जी, मैं तो इंदु जी को ये कहना चाहता हूँ कि इंदु जी, एनएसयूआई ने पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर छात्रों के लिए बातचीत की, और कोटा के अंदर राहुल गांधी जी ने जो है एक इतनी बड़ी मीटिंग छात्रों की गूंज की, जिसके अंदर एक प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों का दर्द, बच्चों के माँ बाप का दर्द और अपनी बात वहां पे रखी थी। वही उन्होंने देहरादून में किया और वही उन्होंने इलाहाबाद में किया। इलाहाबाद में छात्रों के आंदोलन के बाद किया, लेकिन कोटा में उससे किया था। तो हमें देश के बच्चों की चिंता है, आप निश्चिंत रहें, आपके बच्चों का भी भविष्य सरकार में सुरक्षित होगा। इनकी सरकार में नहीं हो सकता, माफ करना, लेकिन शायद आपको मिल जाए आरएसएस से जुड़े हुए होंगे तो, क्योंकि मैकेनिज्म ऐसे डिजाइन कर दिया है कि उसमें आरएसएस के लोग ही जा सकते हैं और दूसरा कोई नहीं जाए। ठीक है आदेश जी, इसी के साथ इस डिबेट को हम यही विराम देते हैं और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, बनी रहे प्राइम न्यूज़।